आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मोहब्बत कर बैठे भाग 6। वो पेंडेंट तो किसी राज परिवार का है, मगर इस लड़की के पास कैसे आया? इसके परिवार को देखकर लगता तो नहीं कि ये लोग राज परिवार के हैं। वीर प्रताप सोचे जा रहे थे। वो अपनी सोचों में डूबे हुए थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं था कि कब उनके सामने उनके पिता विक्रमादित्य प्रताप सिंह आकर खड़े हो गए। क्या सोच रहे हैं छोटे कुंवर? विक्रमादित्य प्रताप सिंह अपने बेटे को इस तरह सोच में बैठा देखकर बोले, ओह पिताश्री, आप प्रणाम। इतना कहते हुए वो अपने चेयर से उठे और उनके पांव छुए। आयुष्मान भव कहकर उन्होंने कुंवर के कंधे पर हाथ रखा। किसी गहन सोच में हैं क्या आप? क्या हुआ? पिताश्री ने दोबारा पूछा। कुछ खास नहीं पिताश्री, मीटिंग की तैयारी हो चुकी है। 12 बजे मीटिंग शुरू है, हमें मालूम है। हम वहाँ सारी तैयारी देख कर आए हैं। पिताश्री इतना बोलकर चेयर पर बैठे और अपने साथ आए सीनियर मैनेजर से कहा, आप बताइए, पता चला कि वो लड़की जॉब क्यों छोड़कर गई है? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला उसने जॉब क्यों छोड़ा। क्या उसको फ़ोन किया था जवाब पूछने के लिए? नहीं सर, फ़ोन तो नहीं किया था। उस लड़की से फ़ोन पर बात करिए और उससे कहिए हमने बुलाया है। आज शाम तक हमसे मिले 5 बजे से पहले पहले। मेरा ख्याल है 4 बजे तक मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। जी सर, मीटिंग तो 4 बजे ख़त्म हो जाएगी, पर उस वक्त हाई टी का प्रोग्राम है, तो मेरा ख्याल है आपको 6 यहीं बज जाएंगे। कोई बात नहीं, वो हमारे साथ हाई टी में शामिल हो जाएगी और हम उससे बात भी कर लेंगे। आप उसे 4 बजे बुलवा लीजिए, विक्रमादित्य प्रताप ने कहा। जी सर कहकर सीनियर मैनेजर बाहर निकल गए। आप किस लड़की की बात कर रहे हैं पिताश्री? वीर प्रताप ने पूछा। स्वर्गीय कृष्ण कुमार राव की बेटी गौरी राव। आपको तो पता ही होगा, वो यहाँ जॉब करती है और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, साथ ही अकाउंट मैनेजर की असिस्टेंट है। क्या वो लड़की स्वर्गीय कृष्ण कुमार राव की बेटी है? लेकिन हमारे ख्याल से तो उनके बेटे को जॉब दी गई थी। वीर प्रताप हैरानी से बोले। उनके बेटे आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग में गए हैं, वो यहाँ जॉब नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी बेटी उनकी जगह जॉब कर रही थी। क्या आपको इस बारे में मालूम नहीं था? वीर प्रताप को हैरान होते देख विक्रमादित्य प्रताप सिंह बोले, नहीं पिताश्री, हमें नहीं मालूम था कि वो लड़की स्वर्गीय कुमार राव की बेटी है। हाँ, मगर आप हैरान क्यों हो रहे हैं? क्या हुआ, कोई खास बात? विक्रमादित्य प्रताप ने पूछा। उस दिन वो हमारे पास आई थी, उनके गले में एक लॉकेट और पेंडेंट था। हम उस पेंडेंट को देखना चाहते थे कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, क्योंकि देखने में वो किसी राज परिवार का चिन्ह लग रहा था। हमने जैसे ही उसे देखने के लिए उसके गले की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने शायद गलत समझ लिया और उसने हमारे हाथ पर पेपर वेट मार दिया। तब थोड़ी सी कहासुनी हुई थी, शायद इस वजह से नौकरी तो नहीं छोड़ गई। वीर प्रताप ने धीरे से कहा। उसके गले में राज परिवार का पेंडेंट वाला लॉकेट? विक्रमादित्य प्रताप सिंह सोच में पड़ गए। वैसे उसके दादाजी राज परिवार में ही मुनीम का काम करते थे, हो सकता है उसी राज परिवार से उन्हें मिला हो। लेकिन वो अपने राज परिवार का चिन्ह वाला लॉकेट क्यों देंगे? कहीं सचमुच वो पेंडेंट कहीं? विक्रमादित्य प्रताप सिंह भी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने गूगल में उस राज परिवार के चिन्ह को ढूंढना शुरू किया, मगर नहीं मिला। पता नहीं सच क्या है। दोनों बाप बेटे किसी गहरी सोच में डूब गए। उधर अचानक गौरी के मोबाइल में वाइब्रेशन हुआ तो उसने देखा सीनियर मैनेजर का फ़ोन आ रहा है। उसके फ़ोन पिक कर लिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गौरी, कैसी हो? सीनियर मैनेजर ने बात शुरू की। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए आपने कैसे फ़ोन किया? गौरी, सबसे बड़े साहब यानी कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है आज शाम को 4 बजे आप हमारे मीटिंग हॉल पर पहुंच जाएं और वहां पर पहुंचकर आप उन्हें मिल लें, अर्जेंट है। इतना कहकर सीनियर मैनेजर ने फ़ोन काट दिया और गौरी फ़ोन को देखती रह गई। वो उस जगह पर दोबारा नहीं जाना चाहती थी, मगर हो माय गॉड, अब जाना ही पड़ेगा। उस मनहूस की शक्ल दोबारा देखनी पड़ेगी। गौरी बड़बड़ाई और दोबारा बेड पर लेटकर टीवी में मूवी देखने लगी। 4 बजने में अभी बहुत टाइम था। आप ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रही हैं? कुंवर समर ने नारायणी की ओर देखकर हैरत से कहा। हमने शिवजी का व्रत रखा है, नारायणी ने धीमे शब्दों में कहा। क्या? सभी की नजरें उन पर चली गई और वो उन्हें हैरत से देखने लगे। सिर्फ नयन ही था जो उन्हें घूर कर देख रहा था। आप कब से व्रत रखने लग गई नीर? कुंवर समर ने पूछा। बस ऐसे ही मन कर गया।
नारायणी ने जवाब दिया और कुंवर समर की प्लेट में ब्रेकफास्ट डालने लगी। कुंवर समर गहरी सोच में डूबे हुए थे। आज तक तो उन्होंने कभी अपनी पत्नी को व्रत लेते हुए नहीं देखा था, सिवाय करवा चौथ व्रत के। अचानक उनके पहले करवा चौथ के व्रत को सोचकर वो मुस्कुरा उठे। कुंवर के राज परिवार में कभी भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा जाता था। उनके यहाँ तो हरियाली तीज को ही व्रत रखा जाता था, वो भी जन्माष्टमी के बाद वाले तीज को। इस दिन सभी स्त्रियां लाल वस्त्र पहनकर पूरी तरह से सुहागन का श्रृंगार करके व्रत रखती थी, अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए। और उस दिन फलाहार होता था उनका। दरअसल कुंवर का परिवार पड़ोसी देश का राज परिवार है। उनके रीति रिवाज थोड़ा सा अलग है। जब पहली बार नारायणी ने करवा चौथ व्रत रखने का फैसला किया, समर लंदन में थे। नारायणी के आदेश पर उन्हें अपना सारा काम छोड़कर आना पड़ा था। साथ में उनकी माता श्री को भी आना पड़ा। अपनी सासू माँ को नारायणी ने कहा, सुबह होने से पहले हमें अपने हाथ से सरगी यानी कुछ खाने को दे दीजिएगा। खुद अपने हाथ से उसने फल, मेवे और खाने का सामान तैयार कर दिया था। सासू माँ को सिर्फ इतना करना था कि जल्दी उठकर नारायणी को सरगी पकड़ाना था। माताश्री ने हाँ तो कह दिया, मगर उस दिन वो इतनी गहरी नींद में सोई कि सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाई। जब उनकी नींद खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। फलस्वरूप वो नारायणी को सरगी नहीं दे पाई। नारायणी का गुस्सा खतरनाक हो गया था। सुबह सुबह यार बिना सरगी के ही उनका व्रत शुरू हो गया। कुंवर समर को भी नारायणी ने कुछ खाने नहीं दिया। सासू माँ सुबह सुबह उनकी सरगी नहीं दे पाई थी और नारायणी बिना सरगी के रह गई। इसीलिए जैसे ही समर कुछ खाने पीने की कोशिश करते, नारायणी उनके हाथ से छीन लेती। उस दिन नारायणी ने एक पल भी उन्हें अपने पास से अलग नहीं होने दिया, इस डर से कि कहीं समर कुछ खा ना ले। माँ की सज़ा बेटे को मिल रही थी। खैर किसी तरह दिन बीता, शाम हुई और पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। नारायणी ने अपने स्टाफ की महिलाओं को भी बुला लिया था। चांद देखने के बाद व्रत खोला था और नारायणी बुरी तरह से खाने पर टूट पड़ी थी और इतना खा लिया था कि 2 दिन तक तबीयत भी खराब रही थी। ये सोचते ही समर मुस्कुरा पड़े। क्या बात है, आप अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं, क्या याद आ गया? नारायणी जो काफ़ी देर से उन्हें देख रही थी, घूरते हुए बोली, क्या हमें भी आपके साथ व्रत रखना पड़ेगा? कुंवर मुस्कुरा कर बोले, पापा जी आपके मुस्कुराने पर तो GST लगना चाहिए, वो भी डबल वाला। समीक्षा, नयन की पत्नी ने कहा। यह सुनते ही समर और नयन दोनों जोर जोर से हंसने लगे। वहीं नारायणी घूर कर उनको देखने लगी और मुंह बनाते हुए बोली, खबरदार जो मेरे पति पर नज़र लगाई तो। तुम दोनों बहुएं मेरे पति पर नज़र रखती हो। मैं जानती हूँ आपके पति की मुस्कुराहट सबका दिल चुरा लेती है। हम क्या करें? समीक्षा भी हंसते हुए बोली। अनाहिता चुपचाप मुस्कुराते हुए समीक्षा को देख रही थी। हाँ, हम पूछ रहे थे कि क्या हमें भी व्रत रखने की ज़रूरत है? कुंवर समर ने दोबारा कहा, नहीं नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है, करवा चौथ का व्रत है। अच्छी बात है, बच गए, समर ने कहा और अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके खड़े हो गए। छोटे कुंवर, आप मॉम को पूजा के लिए मंदिर ले जाइएगा, समर ने गंभीर शब्दों में कहा और अपने रूम की तरफ बढ़ गए। कौन से मंदिर जाएंगे आप मॉम? नयन ने स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए पूछा। यहीं पास वाले मंदिर में ले चलिए हमें। अचानक से व्रत रखने का उद्देश्य क्या है आपका मॉम? नयन ने पूछा। बेटा, जब से हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से आए हैं, हमारा मन कहने लगा है कि हमें ज़रूर हमारी बेटी मिल जाएगी। इसीलिए हम शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि बस अब और देर ना करें, जल्द ही हमारी बेटी हमें मिल जाए। 15-16 साल हो गए हैं हमें उनसे दूर हुए, अब तो मिल जाना चाहिए उन्हें, नारायणी उदास शब्दों में बोली। नयन एक हाथ अपनी माँ के कंधे पर रख सांत्वना देते हुए बोले, माँ, हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बहन हमें जल्दी से मिल जाए। आप फिक्र ना करें, पापा के बिजनेस टूर पर जाते ही हम एक बार फिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जाएंगे और पता करेंगे उनके बारे में। हमने आपसे वादा किया है मॉम, हम दोबारा जितनी बार आप कहेंगी हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारा भी मन कहता है कि वो लड़की ही हमारी बहन है। दोनों बातें करते हुए शिव मंदिर पहुँच गए और वहाँ पहुँचकर नयन ने कार रोक दी। नारायणी और नयन कार से उतरे और पूजा करने के लिए मंदिर में पहुँच गए। शाम के ठीक 4 बजे गौरी विक्रमादित्य प्रताप से मिलने के लिए उनके ऑफिस के मीटिंग हॉल के बाहर पहुँच गई थी। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, विक्रमादित्य ने सीनियर मैनेजर की ओर देखा। सीनियर मैनेजर ने मतलब समझते हुए अपना फ़ोन निकाला और गौरी को कॉल कर दिया। गौरी ने जवाब दिया कि वो बाहर ही खड़ी है। विक्रमादित्य तुरंत मीटिंग रूम से निकले और बाहर गौरी से मिलने आ गए।
गौरी ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया। उन्होंने बड़े प्यार से उसे साइड हग किया और उसे लेकर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गए। वीर प्रताप ने देखा कि वो लड़की आई है और उनके पिता के साथ उनके ऑफिस में जा रही है, तो वो भी पीछे पीछे चले आए। क्या बात है मिस राव, आपने जॉब से रिज़ाइन क्यों दे दिया? वो गौरी को बैठने का इशारा करते हुए खुद भी अपनी चेयर पर बैठते हुए बोले। सर, कुछ पर्सनल रीज़न था, इस वजह से हम जॉब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, गौरी ने बड़े आदर भाव से जवाब दिया। क्या हम ये नहीं जान सकते कि वो पर्सनल रीज़न क्या है? गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्हें देखकर चुपचाप मुस्कुराती रही। तभी वहाँ पर दरवाज़ा खोलकर वीर प्रताप ऑफिस के अंदर घुसे और पास में ही चेयर खींचकर बैठ गए। जॉब पर वापस आ जाओ, विक्रमादित्य प्रताप सिंह बोले। नहीं सर, हम वापस तो नहीं आएंगे। आप रीज़न भी नहीं बता रही हो और वापस भी नहीं आ रही हो। क्या यही कहीं जॉब मिल गया है? विक्रमादित्य प्रताप सिंह फिर बोले। नहीं सर, मुझे अभी कहीं जॉब नहीं मिली, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। इतनी जल्दी और आसानी से जॉब कहाँ मिलती है? इतना कहकर वो मुस्कुराई। देखो, हम तुम्हारे पिता की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। वो जब तक यहाँ रहे उन्होंने बहुत अच्छे से और ईमानदारी से काम किया, इसीलिए हमने आपको यहाँ जॉब दिया था। हमें लग रहा था कि आप जिस तरह से काम कर रही हैं उस हिसाब से काफ़ी ऊपर तक जाएंगी, लेकिन अचानक आपको क्या हो गया है? जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी घर का खर्च कैसे चलेगा? आपके भाई लोग तो अभी ट्रेनिंग में हैं, उन्हें भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तब क्या करेंगे? चलो आप रीज़न मत बताओ, अपना रेजिग्नेशन लेटर वापस ले लो और जॉब पर वापस आ जाओ। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप रही। सर, हम जानते हैं मॉम को डॉक्टर के पास ले जाना है। इतना कहकर गौरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ठीक है, जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, कल आप ज़रूर आ जाना, विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने कहा। गौरी बिना कोई जवाब दिए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रुकिए, वीर प्रताप ने जल्दी से कहा। गौरी रुकी और वापस मुड़ी। उसने घूर कर वीर प्रताप की तरफ देखा। उसका घूरना देखकर वीर प्रताप को एक पल को तो बहुत जोर का गुस्सा आया, मगर उन्होंने दूसरे ही पल अपने आप को कंट्रोल कर लिया। इस लड़की की हिम्मत कि हमें इस तरह से देखे, वो मन ही मन खार खा रहे थे। हम आपके लॉकेट का पेंडेंट एक बार और देखना चाहते हैं। कुछ देर रुकने के बाद वीर प्रताप ने कहा। क्या अभी भी आप हमको चोर समझ रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये किस राज परिवार का चिन्ह है। आपको तो हम हरगिज़ नहीं दिखाएंगे, कर लीजिए आपको जो करना है, गौरी ने बहुत ही गंदा सा लुक देते हुए वीर प्रताप को जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल गई। वीर प्रताप खून का घूंट पीकर रह गए। उनकी दोनों हथेलियां मुट्ठियों में कस गई। देखा आपने, कितनी बदतमीज़ लड़की है, और आप इसे दोबारा जॉब पर रखना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं, कल आएगी तो हम इसे रखेंगे नहीं, भगा देंगे, वीर प्रताप गुस्से में बोले। हमें नहीं लगता वो लड़की चोर है, बात कुछ और है, पर जो हम सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, विक्रमादित्य प्रताप सिंह गहरी सोच में डूबते हुए बोले और खड़े हो गए। लेकिन उनकी बदतमीज़ी देख रहे हैं, कैसे हमारे सामने पेश आ रही हैं। उनको खड़ा होता देख वीर प्रताप भी कहते हुए खड़े हो गए। आप लोगों की पहली मुलाकात ही इतनी खतरनाक थी कि वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। चलिए कॉन्फ्रेंस हॉल में चलते हैं, लोग हमें ढूंढ रहे होंगे, विक्रमादित्य प्रताप सिंह मुस्कुराते हुए बोले और आगे निकल गए। और आप मुस्कुरा रहे हैं? पीछे पीछे वीर प्रताप भी उनका अनुसरण करते हुए बोले। फिलहाल आप हमारे साथ चलिए, विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने कहा और आगे बढ़ते चले गए। इतना तो पक्का है कि हम किसी राज परिवार से संबंध रखते हैं, गौरी मन ही मन सोचते हुए अपनी बाइक लेने के लिए पार्किंग की तरफ जा रही थी। लेकिन इस नालायक इंसान को अगर हमने सबक ना सिखाया तो हम भी राजपूत नहीं। वो बड़बड़ाती हुई अपनी बाइक पर बैठकर उसे स्टार्ट करने लगी। अरे रुकिए, सुनिए, कहते हुए अंशुल प्रताप सामने से भागते हुए आ रहे थे। गौरी ने उनकी आवाज़ सुन ली थी, वो वहीं रुक गई। आपके पास काम नहीं है क्या जो यहाँ बाहर घूम रहे हैं? आपको तो पता है आज कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो दौड़ भाग लगी हुई है हमारी भी, लेकिन कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गया है, अब तो हाई टी का प्रोग्राम चल रहा है, वह हमारा काम ख़त्म हो गया। अंशुल प्रताप ने हाँफते हाँफते कहा। पहले तो आप सांस ले लीजिए, फिर आराम से बात करिएगा, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। गौरी ने उन्हें घूरते हुए देखकर कहा। सुना है आपने जॉब से रिज़ाइन दे दिया? हाँ, हमने रिज़ाइन दे दिया,
मगर आज बड़े कुंवर साहब ने हमें बुलाया था, इसीलिए हम यहाँ आए थे। हमने आपको लंच पर बहुत मिस किया, अंशुल प्रताप ने हंसते हुए कहा। इतनी दूर से भागते हुए यही कहने आए थे आप? अगर कह दिया हो तो हम जाते हैं, हम लेट हो रहे हैं। जाते जाते एक कप कॉफ़ी तो पी ही लीजिए और बता दीजिए कि आपने जॉब से रिज़ाइन क्यों दिया है, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। अंशुल प्रताप ने बड़ी मासूमियत से कहा। गौरी उनको इस तरह से बोलते देखकर हंस पड़ी। अच्छा आइए हमारे पीछे बैठिए, थोड़ी दूर कॉफ़ी कैफ़े डे है, वहाँ पर चलते हैं। अंधा क्या चाहे दो आंखें। अंशुल प्रताप की खुशी से बाँछें खिल गई। वो उछलकर गौरी के पीछे बैठ गए और मुस्कुराते हुए धीरे से उसकी कमर थाम ली। गौरी ने एक के झटके में बाइक गियर में डालकर आगे निकाल दी तो अंशुल प्रताप खुद को संभाल नहीं पाए और गौरी से जाकर टकराए और चिपक गए। जरा संभल कर बैठिए, गौरी से पीछे करके गुर्राई। अब इतने तेज झटके से बाइक चलाएंगे तो ऐसा ही होगा ना। आप बाइक धीरे चलाइए, हमें तो डर लग रहा है। काश हम आपके पीछे ना बैठकर अपनी कार से आ जाते, अंशुल प्रताप ने जोर से कहा। थोड़ा आगे जाकर गौरी ने बाइक रोक दी और तुनक कर बोली, उतरिए और अपनी कार से आ जाइएगा। अरे चलिए, हम तो मजाक कर रहे थे, चलिए। अंशुल प्रताप ने हंसते हुए गौरी के कंधे पर टैप किया। गौरी ने उन्हें घूर कर देखा और फिर बाइक आगे बढ़ा दी। थोड़ी सी देर में वो कॉफ़ी कैफ़े डे के सामने पहुंच गए और बाइक से उतरकर अंदर कोने की सीट पर जाकर बैठ गए। उनके बैठते ही वहां पर वेटर आ गया था। अंशुल प्रताप ने 2 कॉफ़ी और पेस्ट्री का ऑर्डर दिया और थोड़ी देर दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। फिर अंशुल प्रताप ने पूछा, आपने जॉब से रिज़ाइन क्यों दिया? पर्सनल रीज़न है जो मैं आपको बता नहीं सकती। ओहो, क्या कहीं और जॉब मिल गया? नहीं, जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलता है, आपको तो पता होना चाहिए, गौरी ने कहा। आपकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आपको और आपके टिफ़िन को मैं बहुत मिस करूँगा। गौरी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा फिर हम आपसे कैसे मिलेंगे? अंशुल प्रताप ने फिर पूछा। क्यों, फिर मिलने की क्या ज़रूरत है? गौरी ने जवाब देने के बजाय उल्टा प्रश्न कर दिया। वो ऐसे ही। गौरी के प्रश्न करने पर अंशुल प्रताप को कुछ समझ में नहीं आया वो क्या जवाब दे। गौरी मुस्कुराई उनको इस तरह हड़बड़ाते देखकर। कॉफ़ी पीजिए, गौरी ने कहा। वेटर ने उनके सामने कॉफ़ी रख दी थी। क्या आप हमारी दोस्त बनेंगी? अंशुल ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा। हमें दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वैसे भी हम ये जॉब छोड़कर जा रहे हैं और वापस यहाँ नहीं आएंगे, तो आपसे मुलाकात तो होगी भी नहीं, फिर कैसे दोस्ती? आप तो हमारा दिल तोड़ रही हैं, अंशुल प्रताप मायूस होकर बोले। गौरी ने अपने दोनों हाथों को उलट पलट कर देखा, फिर बोली, हमारे पास ना तो हथौड़ा है, ना ही डंडा और ना ही कोई पत्थर, हमने कैसे आपका दिल तोड़ दिया? बाय द वे, आपका दिल कौन से प्लेट में रखा है, हमें तो नज़र भी नहीं आ रहा। गौरी की बातें सुनकर अंशुल प्रताप का दिमाग चकरा गया। वो दोबारा कुछ नहीं पूछ सके। अच्छा, कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, अब हम चलते हैं। आप कैसे जाएंगे यहाँ से? क्या आपको वापस छोड़ कर आएँ? कुछ देर बाद गौरी ने कहा। अंशुल प्रताप ने कुछ देर के लिए सोचा, फिर बोले, अच्छा ऐसी बात है तो आप ही हमें हमारे ऑफिस तक छोड़ दीजिए। वाह बेटा, छोड़ने भी जाओ, हम तो ड्राइवर बन गए हैं आपके। गौरी बड़बड़ाई, फिर वेटर की तरफ देखकर बोली, वेटर बिल लेकर आओ। जब तक वेटर बिल लेकर आया दोनों के बीच में चुप्पी छाई रही। वेटर बिल गौरी के हाथ में देने लगा, मगर अंशुल प्रताप ने जल्दी से बिल उसके हाथ से ले लिया और खुद पेमेंट करने के लिए उसको बिल और कार्ड थमा दिया। थोड़ी देर में गौरी ने अंशुल प्रताप को अपनी बाइक पर बिठाकर ऑफिस तक छोड़ दिया और फिर अपने घर की तरफ निकल गई। उधर दूसरी मंजिल पर स्थित अपने ऑफिस की खिड़की से वीर प्रताप देख रहे थे कि अंशुल प्रताप गौरी की बाइक से उतर कर आ रहे हैं। क्या है ये सब? हमसे तो ऐसे बात करती है जैसे हमें खा जाएगी, और छोटे कुंवर से तो बड़ी अच्छी दोस्ती निभाई जा रही है। वीर प्रताप सिंह बड़बड़ाए और ड्रॉर से गौरी की बायोडाटा फाइल निकालकर पढ़ने लगे। छोटे कुंवर, आपके पापा तो बिजनेस टूर पर चले गए हैं, अब आपका क्या ख्याल है? नारायणी ने डाइनिंग टेबल पर डिनर सर्व करते हुए कहा। कोई बात नहीं मॉम, हम आज शाम की फ़्लाइट से निकल जाते हैं और पूरे 1 हफ्ते तक हम वहीं रहेंगे और अपना टास्क शुरू करेंगे, कुंवर नयन ने कहा। कौन सा टास्क पूरा करने जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, वो भी पूरे 1 हफ्ते के लिए? नयन की पत्नी समीशा ने पूछा। ये हमारे और मॉम के बीच की बात है, सॉरी स्वीट हार्ट, हम आपको नहीं बता पाएंगे, अगर मॉम कहेंगे तो बता देंगे, रेयन ने लाचारी से समीशा की तरफ देखते हुए कहा। पहले काम पूरा हो जाए, उसके बाद हम आप सबको बता देंगे, नारायणी ने गंभीर स्वर में कहा। समीशा का मुंह बन गया, पर वो चुप रह गई।
वो जानती थी कि सासू मॉम के आगे तो ससुर जी की भी नहीं चलती, तो उनकी क्या बिसात। सभी चुपचाप से अपना डिनर करने लगे। क्या वो लड़के जॉब पर आएगी? वीर प्रताप सोच रहे थे और अपने लैपटॉप को घूर रहे थे। क्या सोच रहे हैं छोटे दादा साहेब? अंशुल प्रताप अचानक कमरे में घुसे और पूछने लगे, अरे ज़रा ये तो बताइए कि अब शाम को किसकी मोटरसाइकिल में बैठे हुए थे? वीर प्रताप को अचानक ध्यान आया और वो अंशुल प्रताप से पूछने लगे, हम तो किसी की भी मोटरसाइकिल में नहीं बैठे थे, हम तो कॉन्फ्रेंस में थे। बरखुरदार, हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करिएगा। हमने आपको अपनी आंखों से देखा है बाइक से उतरते हुए। वीर प्रताप ने गहरी नज़रों से अंशुल प्रताप को देखते हुए कहा, जब आपने उतरते हुए देखा है तो चढ़ते हुए भी देखा होगा, घूमते हुए भी देखा होगा। पहचान लीजिए कौन था? अंशुल प्रताप ने उनकी बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा। वीर प्रताप ने घूर कर देखा और आगे बढ़कर अंशुल प्रताप की गर्दन पकड़ ली। क्या बात है, आपसे सीधी बात नहीं की जा सकती? सीधा जवाब नहीं दे सकते हैं आप? आपको इतना तो पता होगा ना वो बाइक किसकी है? हमारी गर्दन छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। अंशुल प्रताप ने अपनी फंसी हुई आवाज़ में कहा, नहीं, हमें नहीं मालूम है किसकी बाइक है। वीर प्रताप उसी तरह गुस्से में बोले, अच्छा बाबा, मान गए आप नहीं जानते, पर वो हमारे दोस्त हैं। अंशुल प्रताप बोले, ओह, आप हमें नहीं बताएंगे? अब हम आपको क्या बताएं कि वो कौन है? आप तो जानते ही नहीं किसी को। छोड़िए ना, हमें दर्द हो रहा है। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम आपकी गर्दन नहीं छोड़ेंगे, चाहे आपकी गर्दन टूट क्यों ना जाए। वीर प्रताप वैसे ही गर्दन पकड़े हुए बोले और हल्का सा दबाव बढ़ा दिया गर्दन पर। छोटे दादा साहब, छोड़िए ना, दर्द हो रहा है। अंशुल चिल्लाए, पहले बताइए वो कौन है? आपको यहाँ आए हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और कोई आपका दोस्त बन गया? आपको पता है हमारे यहाँ कितने दुश्मन फैले हुए हैं और आप इस तरह से खुलेआम बाइक में घूम रहे हैं। क्या आपको अपनी सुरक्षा का कुछ ख्याल नहीं है? अच्छा छोटे दादा साहब, हम आइंदा से ख्याल रखेंगे और हम बाइक पे नहीं घूमेंगे। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी गर्दन छोड़ दीजिए, सच में बहुत दर्द हो रहा है। पहले उसका नाम बताइए, कौन है वो? मिस गौरी राव। अंशुल प्रताप ने धीरे से कहा। कैसे हुई आपकी दोस्ती, वो भी उस लड़की से जो बुझा हुआ कोयला खाकर आग उगलती है? वीर प्रताप ने कहा और उनकी गर्दन छोड़ दी। बस हो गई, एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो आते जाते बात हो जाती है। वैसे भी उन्होंने जॉब छोड़ दी है, तो हम उनसे यही पूछ रहे थे कि आपने जॉब क्यों छोड़ी, तो उन्होंने कहा कि चलिए कॉफ़ी पीते हैं फिर बात करते हैं। अंशुल प्रताप सच कहते कहते बात को घुमा गए। अच्छा जी, तो कौन अंशुल प्रताप को उन्होंने कॉफ़ी पीने की दावत दी? वीर प्रताप व्यंग्य से बोले, सच में दादा साहेब, हम सच कह रहे हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। हमने भी सोचा जब जा ही रही है तो कॉफ़ी पीने में क्या हर्ज है, इसीलिए हम उनके साथ चले गए थे। ज़्यादा दूर नहीं गए थे, यही पास में ही कॉफ़ी कैफ़े डे है, वहाँ पर चले गए थे। अच्छा तो बताइए उन्होंने क्या रीज़न दिया जॉब छोड़ने का? नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि पर्सनल रीज़न है। और कुछ नहीं कहा? नहीं। ठीक है, पिताश्री कहाँ हैं? अभी तक वो वापस क्यों नहीं आए? वीर प्रताप ने पूछा। वो आ गए हैं और अपने कमरे में रेस्ट कर रहे हैं। चलिए, हमें उनसे काम है। इतना कहकर वीर प्रताप अपने रूम से निकले और पिताश्री के रूम की ओर जाने लगे। इंदौर एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर कुरनयन शिप्रा नदी के किनारे बने लग्जूरियस रिजॉर्ट में पहुंच गए, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के नज़दीक ही है। नयन सोच रहे थे कि वो कहाँ से अपना काम शुरू करें। क्या वो लड़की रोज़ मंदिर आती होगी या फिर उस दिन इत्तेफाक से दिख गई थी? वहीं कहीं मंदिर के आसपास रहती है या फिर कहीं बाहर से आई थी? मॉम को तो दिलासा दे दिया है कि अपनी खोई हुई बहन को कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे, मगर कहाँ से लाएं, कोई सुराग भी तो नहीं है। वो देर रात तक सोचते रहे और फिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए कि उनकी खोई हुई बहन मिल जाए, सोने की चेष्टा करने लगे। मॉम, क्या आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उज्जैन चले? गौरी ने सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए अपनी माँ से कहा। बेटा, मैं तो कौशल चाची जी के साथ मार्केट जा रही हूँ, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि मुझे उनके यहाँ ड्रॉप कर दो और उनके बेटे को ले जाओ? नहीं मॉम, फिर मैं अकेले जा रही हूँ, अपनी सहेली को ले लूँगी रास्ते से, अभी फ़ोन करती हूँ। इतना कहकर गौरी अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। अरे मॉम सुनिए ना, आप तो मार्केट जा ही रही हो तो मेरा लॉकेट ले जाइए और इसकी चेन जुड़वा दीजिए। अचानक गौरी को ध्यान आया कि वीर प्रताप के खींचने से उसकी चेन टूट गई थी, तो मॉम से कहकर जुड़वा ली जाए। ठीक है बेटा, मैं जुड़वा लूँगी, आप डाइनिंग टेबल पर रख दो। और हाँ,
बाइक धीरे धीरे और ध्यान से चलाना। हाँ मॉम, आप फिक्र ना करें, गौरी ने कहा और डाइनिंग टेबल से उठ गई। कुंवर नयन सुबह मुंह अंधेरे उठकर मंदिर पहुंच गए थे। वो सिंगल सफ़ेद रेशमी धोती पहनकर पूजा में शामिल हुए और भस्म आरती करने के बाद वो ऊपर आए और मंदिर की परिक्रमा करके कुंड की तरफ बढ़ गए और वहां जाकर एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गए और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए अपनी खोई हुई बहन के मिलने के लिए प्रार्थना करने लगे। गौरी तेज गति से बाइक चलाती हुई इंदौर उज्जैन हाईवे पर चली जा रही थी। पता नहीं क्यों जब भी वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जाती थी तो उसे अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती थी, और आज सुबह के सपने में तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कह रहे हो आ जाओ। कुल 1.25 घंटे से भी कम समय में वो मंदिर पहुंच गई और पूजा पाठ करने के बाद पुरोहित जी को ढूंढते हुए उधर भटकने लगी। कुछ ही देर बाद उसे पुरोहित जी मिल गए और उसे देखते ही खुश हो गए। पता नहीं तुमसे क्या नाता है हमारा, तुम्हें देखते ही हमें लगता है जैसे हमें बहुत कुछ मिल गया। अब कुछ और की ज़रूरत नहीं है, पुरोहित जी ने बड़े प्यार से उसे आशीर्वाद देते हुए कहा। अभी तो आप बहुत व्यस्त होंगे, हम दोपहर का भोजन आपके साथ करेंगे। अभी हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं, उसके बाद हम कुंड के पास बैठकर आपका इंतज़ार करेंगे। अभी 1 घंटा है दोपहर के भोजन के लिए। हमने आपको पहले ही इसीलिए कह दिया ताकि आप ये ना कहें कि हम दोपहर के भोजन के लिए लेट हो गए हैं, गौरी ने हंसते हुए कहा। पुरोहित जी भी उसकी बात सुनते हुए हंसने लगे और बोले, ठीक है बेटा, आप ठीक 12 बजे यहाँ भोजनालय के पास आ जाइएगा, हम आपको देख लेंगे। इतना कहकर उन्होंने प्रसाद दे दिया। गौरी ने प्रसाद लिया और मंदिर की परिक्रमा करने के बाद कुंड की तरफ गई और सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर बैठकर अपने पैर पानी में डाल दिए। हे महाकाल, कुछ तो करिए, हमारी मॉम आप पर कितना विश्वास करती हैं, उनका तो ख्याल रखिए। 16 साल हो गए हैं आज भी वो आप पर यकीन करती हैं कि आप उनकी खोई हुई बेटी यानी हमारी बहन अवश्य लौटाएंगे। अब और कितनी परीक्षा लीजिएगा, 16 साल कम नहीं होते हैं, कुछ तो कहिए हे महादेव। हे महाकाल, नयन आंखें बंद किए हुए पेड़ के चबूतरे से अपना सर टिकाए हुए प्रार्थना कर रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत ही दिव्य सुगंधित वायु का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उनके दिल और दिमाग में वो सुगंधित वायु घुसती चली गई और वो अपने आप को हर तरह की टेंशन और परेशानी से मुक्त महसूस करने लगे। उनका शरीर बहुत हल्का सा हो गया था और ऐसा लग रहा था मानो उन्हें वो ना तो ज़मीन पर है और ना ही आसमान में, बीच में कहीं झूल रहे हैं। लेकिन ये झूलना भी बहुत आनंददायक था। कुछ पल तक ये महसूस करने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने चारों तरफ देखा। उन्हें लगा कि एक दिव्य रोशनी फैली हुई है। नदी के जल से भी रोशनी की किरण उभर कर आ रही है और वो इंद्रधनुषी किरण किसी एक जगह पर टिक रही है। रोशनी की किरण का पीछा करते करते कुंवर नयन की आंखें उस जगह पर टिक गई तो उन्होंने देखा वहाँ पर एक लड़की कुंड के पानी में पैर डाले बैठी हुई है। मंत्रमुग्ध से कुंवर उठे और सीढ़ियों से उतरते हुए उस लड़की के समीप जाने लगे। ना जाने वो कौन सी शक्ति थी कि उनके पैर भारी हो गए थे और एक एक कदम उठाना उन्हें मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई शक्ति उन्हें पीछे की ओर खींच रही हो। फिर उन्हें ऐसा एहसास होता कि कोई दूसरी शक्ति उन्हें आगे की तरफ धकेल रही है, जैसे 2 लोग हों और एक उन्हें आगे नहीं जाने देना तो दूसरा उन्हें आगे जाने के लिए खींच रहा है। धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते हुए वे उस लड़की के करीब पहुंच गए और एक कदम पीछे रुककर उस दिव्य रोशनी की किरण को देखने लगे जहां से वो निकल रही थी, और उसका पीछा करते हुए फिर उस जगह पर देखा जहां पर वो रोशनी की किरण टिक रही थी। जिस जगह पर किरण टिकी हुई थी वहाँ वो लड़की बैठी हुई थी। रोशनी इस लड़की के ऊपर क्यों टिकी हुई है? कि ये लड़की कोई दिव्य शक्ति है? कि ये महादेव का कोई इशारा है? नयन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कुछ क्षण पहले उन्होंने क्या महसूस किया था और अब ये किरण उन्हें क्या बताना चाहती है। तभी उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। कुंवर नयन स्तब्ध रह गए, उनकी जिह्वा तालू से चिपक गई, वो कुछ बोल नहीं पाए। अरे आपसे फिर मुलाकात हो गई, एक मीठी सी आवाज़ जैसे चिड़िया चहक रही हो, गौरी ने कुंड के पानी में अपने पाँव हिलाते हुए ही कहा। नयन तो उसे तक देखे जा रहे थे। आइए यहाँ कुंड के पानी में पाँव रखिए, देखिए तो कितना सुकून मिलता है। वो फिर चहकी। नयन के सीने में हल्की सी कसक उठी। वो कह नहीं सकते थे कि क्या महसूस कर रहे हैं। वो ये सब सपना देख रहे हैं या फिर ये सब हकीकत है। वो दिव्य रोशनी, इतना सोचते ही उन्होंने नदी के पानी की ओर देखा, पर अब वहाँ पर कोई रोशनी की किरण नहीं थी और न ही वातावरण में कोई दिव्य रोशनी फैली हुई थी। लेकिन उनके मन में बहुत ही ज़्यादा सुकून था और वो
फूल से हल्के होकर सीढ़ियों पर एकदम गौरी के पीछे खड़े थे। क्या हुआ? आप हमें एकटक ऐसे क्यों देख रहे हैं? गौरी ने बड़े प्यार से नयन से पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बड़ी मुश्किल से नयन के होंठों से कुछ बोल फूटे। वो तो मन ही मन डर रहे थे कि अगर ये सपना है तो कहीं टूट ना जाए। तो फिर आइए बैठिए। इतना कहकर गौरी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। नयन ने उसका हाथ थाम लिया और एक कदम नीचे आकर उसके साथ बैठ गए और पानी में पाँव डाल दिए। पानी की ठंडक पाँव में लगी तो उन्हें एहसास हुआ कि वो सपने में नहीं हकीकत में है और उनके सामने वो लड़की बैठी हुई है जिसके लिए वो यहाँ पर सोच कर आए थे। जय महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव। महादेव नमन कोटि कोटि है। नयन के ने मन ही मन उनका स्मरण किया, उन्हें धन्यवाद देते हुए मुस्कुराए। क्या आप यहीं रहती हैं? नहीं, हम इंदौर में रहते हैं। और आप? क्या आप यहाँ रहते हैं? नहीं, हम मुंबई में रहते हैं। हो, इतनी दूर से आए हैं। लगता है महाकाल बाबा पर अटूट विश्वास है आपको। गौरी खिलखिलाकर हंसती हुई बोली। पहले इतना नहीं था पर अब हो गया है। नयन धीरे से एक बार फिर महाकाल बाबा को मन ही मन धन्यवाद करते हुए बोले। और कौन कौन आया है आपके साथ? गौरी ने पूछा। हम अकेले आए हैं, नयन ने जवाब दिया। पिछली बार आपके साथ एक महिला थी पर आप उन्हें गोद में लिए जा रहे थे। अचानक क्या हो गया था उन्हें? गौरी को ध्यान आया तो उसने पूछ लिया। वो हमारी माँ है। वो उस दिन अचानक से बेहोश हो गई थी, शायद थक गई थी। नयन ने पूरी बात नहीं बताई। ओह, तो अब कैसी हैं वो? अब वो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छी बात है, ठीक ही होना चाहिए। और आपके परिवार में और कौन है? कुंवर नयन ने पूछा। हम हैं, हमारे 2 भाई हैं और हमारी मॉम। पिछले साल हमारे पापा की डेथ हो गई थी। इतना कहते हुए गौरी उदास हो गई। ओहो, नयन के मुंह से निकला और वो मन ही मन सोचने लगे, इसका तो अपना पूरा परिवार है। नयन गौर से उसका चेहरा देख रहे थे और सोच रहे थे। गौरी भी उन्हें गौर से देख रही थी। कुछ देर तक दोनों तरफ खामोशी छाई रही। नयन सोच रहे थे कि आगे क्या पूछें। वो गौरी भी सोच रही थी कि शक्ल सूरत तो हमारे जैसी है। तभी उसे कुछ ख्याल आया और उसने उनके गले में देखा कि कोई लॉकेट और वो त्रिशूल के आकार का पेंडेंट तो नहीं वहाँ पर, मगर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। वो थोड़ा उदास हो गई। एक बात पूछूं? गौरी ने कहा। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? क्या आप किसी राज परिवार से संबंधित हैं? हाँ, हम राज परिवार से ही हैं। मगर आपको कैसे मालूम? नयन ने हैरान होते हुए पूछा। आपको देखकर ऐसा लगता है। अच्छा, तो राज परिवार का अपना कोई चिन्ह होता है जिससे पहचान हो कि आप किस राज परिवार को बिलोंग करते हैं? गौरी ने आगे पूछा। मगर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही, हमें ये सब जानना अच्छा लगता है। तो फिर आप किस राज परिवार को बिलोंग करते हैं? नयन ने अपने राज परिवार के बारे में बताया कि वो किस राज परिवार को बिलोंग करते हैं। ओह, अच्छा लगा ये सब जानकर। और क्या पहचान है, आपका चिन्ह? क्या आपके पास ऐसा कोई चिन्ह है? नयन चुप हो गई क्योंकि इस समय उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। बोलिए ना। अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम आपको दिखाएं कि हम किस राज परिवार को बिलोंग करते हैं। उन्होंने सोचा शायद किसी आईडी के बारे में पूछ रही है। ओह, गौरी उदास हो गई। वही एक पहचान थी, उसका पेंडेंट, और इनके गले में तो पेंडेंट भी नहीं है। ऐसा ही कुछ देर गौरी भी पूछताछ करती रही और वो भी उससे नॉर्मल बातें पूछते रहे। तभी पुजारी जी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ गए। अरे बिटिया रानी, चलिए, भोजन का समय हो गया है। पुजारी जी ने गौरी के पास में आते हुए कहा। नयन की तरफ देखकर बोले, अरे कुंवर साहब, आप भी यहाँ पर हैं? आइए, आप भी भोजन कर लीजिए। जी चलिए। इतना कहकर नयन खड़े हो गए और उन्होंने अपना हाथ गौरी की तरफ बढ़ाया ताकि वो भी खड़ी हो सके। गौरी ने भी खड़े होने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तभी उसकी नज़र नयन के हाथ पर पड़ी तो वो आश्चर्यचकित रह गई। मुंबई, सुबह के 11 बजे। नारायणी ने एक चक्कर अपने रिजॉर्ट के सभी ब्लॉक में लगाए और फिर किचन में जाकर इंस्पेक्शन किया। सारे काम निपटाने के बाद अपने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ लैपटॉप खोलकर देखने लगी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही है। नारायणी ने अपने ऑफिस में चारों तरफ देखा और सोचा, ये खुशबू अगरबत्ती की खुशबू तो नहीं है, फिर किस चीज़ की है? बड़ी अनोखी खुशबू है। उसने ज़ोर से सांस ली और उस खुशबू को महसूस करने लगी, मगर अब कोई खुशबू नहीं थी। अब उसे अपने चारों तरफ एक हल्की हल्की सतरंगी सी रोशनी नज़र आने लगी
और उसे ऐसा महसूस हुआ जिससे उसके सिर पर किसी का हाथ है, और उसने अपने सिर पर हाथ फेरा। वो वहाँ पर भी कुछ नहीं था। उसकी नज़र अलमारी में रखे अपने पूजा स्थल पर गई। उसे एक बड़ा अजीब सा मगर अच्छा सा एहसास हो रहा था। हे भगवान, ये सब क्या है? अचानक ये सब खुशबू, ये एहसास, महादेव क्या है? सब ठीक तो है ना? कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रही है हमें। नारायणी ने मन ही मन सोचा और वो मन ही मन महादेव का स्मरण करने लगी। हे महादेव, सब सही हो। गौरी ने देखा कि नयन की कलाई में सोने का मोटा सा ब्रेसलेट और उसमें लटकता हुआ बिल्कुल वैसा ही त्रिशूल के आकार का पेंडेंट है जिसके ऊपर ओम लिखा है, जैसा उसके पास है, और उसमें भी छोटे छोटे 6 दाने रुद्राक्ष सोने के मढ़े हुए पिरोग रखे हैं। गौरी का मन जोर जोर से धड़कने लगा। हे महादेव, ये तो बिल्कुल हमारे पेंडेंट जैसा है, और इसमें भी छोटे छोटे रुद्राक्ष के 6 दाने हैं। ओ माय गॉड, पूरे 6 हैं। गौरी गौर से उनकी कलाई को देख रही थी। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या ये हमारे भाई हैं? क्या हम इनके परिवार को बिलोंग करते हैं? कुछ ही पल में ना जाने कितने सारे सवाल उसके मन में आ गए थे, और गौरी के तो पेट में तितलियां उछल कूद मचाने लग गई थी। लेकिन ज़रूर थोड़ी है कि हम इन्हीं की फैमिली को बिलोंग करते होंगे। क्या पता कोई दूसरा हो जो इस राज परिवार को बिलोंग करते हों। अगले ही पल उसका मुंह उतर गया ये सोचकर कि इस राज परिवार के नाम से ना जाने कितनी ही फैमिली होंगी, और मैं पता नहीं किस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। उसने धीरे से नयन की कलाई थामी और खड़ी हो गई। उधर नयन उसका हाथ थामे एक सुखद अनुभूति महसूस कर रहे थे। गौरी ने खड़े होकर उनका हाथ छोड़ दिया और वो दोनों पुजारी जी के पीछे पीछे चलने लगे। पुजारी जी इस समय नयन से बात कर रहे थे। कुछ ही देर में दोनों भोजनालय के बरामदे में पलंग में बैठे सबके साथ भोजन कर रहे थे। क्या आप पुजारी जी को जानते हैं? भोजन समाप्त होने के बाद आराम से पुजारी जी के कमरे वाले बरामदे में बैठकर गौरी ने नयन से पूछा। नहीं, हम नहीं जानते, मगर पहले यहाँ पर एक दूसरे महंत पुरोहित जी हुआ करते थे जिनको हमारे परिवार जानते थे। क्या आप यहाँ अक्सर आते रहते हैं? गौरी ने फिर पूछा। नहीं, अब हमारा आना जाना कम हो गया है। पहले हम साल में 2 बार यहाँ आते थे जब हम छोटे थे, फिर बीच में आना छूट गया था, लेकिन अचानक कई सालों बाद हमारे मॉम ने यहाँ आने के लिए कहा, तब हम आए थे और आज दूसरी बार आ रहे हैं। और बीच में आना क्यों छूट गया था? गौरी ने फिर पूछा। उसे बेचैनी हो रही थी कि इसी बीच में क्यों नहीं आए। क्या कोई वजह थी? कहीं वो हादसा तो नहीं था? वो कैसे पूछे, क्या कहे उनसे? गौरी को समझ में नहीं आ रहा था। नयन ने गौरी की बात का जवाब नहीं दिया, बस शून्य में घूरते रहे। गौरी ने फिर दोबारा नहीं पूछा। आज उसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि उसके पास वो लॉकेट और पेंडेंट नहीं था। आज उसने वो अपनी मॉम को ठीक करवाने के लिए दिया था, वरना वो भी कुंवर नयन को दिखाती कि मेरे पास भी ऐसा ही चिन्ह है जो आपके पास है। गौरी ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और श्रीमती राव को फ़ोन लगा दिया। मॉम, क्या लॉकेट ठीक हो गया है? उधर से फ़ोन उठाने पर गौरी ने श्रीमती राव से फ़ोन पर पूछा। मैं वहीं ज्वेलर्स के पास यहीं बैठी हूँ, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। क्या हुआ? कुंवर नयन ने पूछा। नयन उसे बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहे थे और मन ही मन बोल रहे थे, देखो तो, आंखें बिल्कुल मॉम की तरह हैं, होंठ बिल्कुल मॉम की तरह हैं, लेकिन हमारी तरह होंठों को गोल कर लेती है बार बार। चौड़ा माथा, उभरा हुआ, ये भी मॉम की तरह है। ओवरऑल बड़ी ग्रेसफुल लगती है ये लड़की। चमकदार चेहरा है इसका, जैसे कोई प्रिंसेस हो। लेकिन इसके तो माँ भाई सभी हैं। कैसे पूछे कि ये अपनी माँ की सगी बेटी है या? हमारा लॉकेट टूट गया था, उसे बनवाने दिया है, गौरी ने कहा। उसका मन हुआ कि वो भी कह दे कि उसके पास भी वैसा ही लॉकेट है। दोनों ही अपने मन की बात नहीं कह पा रहे थे। काफ़ी देर बैठने पर इधर उधर की बातें करते रहे, मगर मन की बात दोनों ही नहीं कह सके। पुजारी जी भी उनके साथ बैठे गपशप कर रहे थे। थोड़ी ही देर में एक लड़का चाय लेकर आ गया था। सबने वहीं पुजारी जी के रूम के सामने बरामदे में बैठकर चाय पी। फिर गौरी ने कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, 4 बज गए हैं, घर पहुंचते पहुंचते अच्छा खासा अंधेरा हो जाएगा। अरे अपना फ़ोन नंबर तो दे दीजिए, हम कल इंदौर आ रहे हैं तो आपसे वहीं बात कर लेंगे, मिल लेंगे। क्या आप कल हमें मिलेंगी? नयन ने कहा। गौरी ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोला, अच्छा अपना मोबाइल दे दीजिए। नयन ने अपना मोबाइल उसको पकड़ा दिया। वाओ, प्योर गोल्ड का मोबाइल, बहुत ही खूबसूरत है। गौरी ने मोबाइल को उलट पुलट कर देखा और बहुत खुश हुई। क्या आईफोन वाले गोल्ड में भी फ़ोन बनाते हैं? बड़ी मासूमियत से गौरी ने कहा। हाँ, बनाते हैं, और प्लैटिनम में भी बनाते हैं, बट ये लिमिटेड एडिशन होता है या फिर ऑर्डर देना पड़ता है, नयन ने कहा। गौरी ने उनके मोबाइल में अपना नंबर डालकर मिस कॉल मार दिया।
जिससे नयन का नंबर उसके मोबाइल में आ गया था। लीजिए, इसे सेव कर लीजिए। किस नाम से सेव करूं? कुंवर नयन ने पूछा। गौरी, उसने अपना नाम बताया। संशिता, कुंवर नयन के मुंह से अनायास ही निकला। गौरी के तो रेंगटे खड़े हो गए और नयन के मुंह से नाम को सुनकर उसे लगा ये नाम कहीं जाना पहचाना सा है, लेकिन उसे याद ही नहीं आया कि ये नाम वो कैसे जानती। 6 साल के बच्चे को अपना नाम अब कहाँ याद रहता कि उस समय उसका नाम क्या था। लेकिन ये तो महादेव का चमत्कार था कि नयन के मुंह से ये नाम निकला और गौरी को संशिता नाम जाना पहचाना सा लगा, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। नयन उससे बात करते करते पार्किंग तक आए और जब गौरी ने बाइक के पास जाकर उसमें चाबी लगाई तो वो हैरान रह गए। आप ये बाइक चला कर आई हैं? हाँ, हम ये बाइक चलाते हैं, हमें बहुत पसंद है ये। लेकिन ये क्या भारी नहीं है आपकी बॉडी वेट के हिसाब से? भारी है मगर मैनेज कर लेते हैं। हमें तो भारी बाइक चलाना ही अच्छा लगता है। आप कहाँ रह रहे हैं? क्या मैं आपके वहाँ तक छोड़ दूँ? गौरी ने पूछा। नहीं, आप जाइए, टाइम से घर पहुँचिएगा, रास्ते में कहीं इधर उधर मत जाइएगा और बाइक धीरे चलाइएगा। नयन ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। पता नहीं क्यों आपको देखकर बड़ा सुकून सा मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना बिछड़ा हुआ मिल गया हो, नयन ने कहा। गौरी को वहीं छोड़कर वापस आ गए। कुछ देर तक गौरी उन्हें जाता हुआ देखती रही और फिर उनकी आखिरी बातें सोचती हुई बाइक स्टार्ट करके निकल गई, जैसे कोई अपना बिछड़ा हुआ मिल गया हो। गौरी इसी लाइन को बार बार दोहरा रही थी। मिस राव, कल आप ऑफिस नहीं आई जबकि आपको बुलाया गया था। चेयरमैन साहब आपका इंतज़ार कर रहे थे। सीनियर मैनेजर ने गौरी को फ़ोन करके कहा। सॉरी सर, हम तो उज्जैन चले गए थे, अभी हम आ जाते हैं। लेकिन अब तो वो जा चुके हैं, अब आपके आने से क्या फ़ायदा? जॉब में तो आप आ ही रही हैं। देखिए, एक मौका आपको हम और देते हैं, आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए। सर, हम खड़ूस सीईओ के अंडर में काम करने से रहे। हाँ, हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमें अपने किसी दूसरे ऑफिस में शिफ्ट कर दीजिए जहाँ ये खड़ूस सीईओ ना हो। खड़ूस सीईओ? सीनियर मैनेजर बड़ी ज़ोर से हंसे और फिर बोले। सॉरी मिस राव, ऐसा कोई ऑफिस नहीं है क्या इंदौर में जहाँ हमारे सीईओ साहब ना जाते हों। ये बात अलग है कि कहीं पर महीने में 1 बार जाते हैं और कहीं दिन में 2 बार चक्कर लगा लेते हैं। फिर तो रहने दीजिए सर। इतना बोलकर गौरी हंस दी। हम यूँ ही ठीक हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी। और हाँ, कभी मेरी ज़रूरत महसूस हो तो मुझे बता देना। तुम्हारे काम आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा, सीनियर मैनेजर ने कहा। अरे सर, इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं आप? मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ, उम्र और एक्सपीरियंस दोनों में और पद में भी। मिस राव, जिसकी तारीफ चेयरमैन साहब खुद करे वो छोटा होने के बावजूद भी बड़ा होता है। गुड लक मिस राव। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। साइड टेबल पर फ़ोन रखने के बाद गौरी किचन में आ गई, जहाँ उसकी मॉम लंच की तैयारी कर रही थी। अरे बेटा, आज कहीं जाना नहीं है तुमको? उन्होंने गौरी को अपने पास आते देखकर कहा। कहाँ जाए मॉम, जॉब नहीं है। जहाँ एप्लीकेशन दी है वहाँ से कोई कॉल आ नहीं रहा। लगता है ये महीना हमारा बिना जॉब के जाएगा और अगले महीने से हमें अगर जॉब नहीं मिली तो परेशानी उठानी पड़ेगी। घर का खर्च कैसे चलेगा? गौरी चिंतित स्वर में बोली। अरे तुम फिक्र क्यों कर रही हो? घर का खर्च तो चल जाएगा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम 1 साल भी नौकरी ना करो तो भी खर्च की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम 2 माँ बेटी अकेली ही तो हैं यहाँ पर, और हम दोनों का इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं है। अभी ईश्वर की दया से इतना है कि 1 साल तक तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर तुम्हारे पापा की पेंशन भी तो मिलती है हमें। तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारी सैलरी से घर का खर्चा चल रहा है? नहीं बेटा, तुम जो भी सैलरी मुझे देती हो वो सब मैं तुम्हारे नाम पर ही डिपॉजिट कर देती हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी के पैसे खाऊंगी? श्रीमती राव ने बड़े प्यार से गौरी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। ओह मॉम, यू आर सो ग्रेट, बट ये गलत बात है कि आप मेरी सैलरी खर्च नहीं कर रही हैं, गौरी ने कहा और अपनी माँ के गले से लिपट गई। अच्छा, तो फिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ही चलते हैं। चलिए ना मॉम, थोड़ी देर बाद गौरी ने कहा। अरे कल ही तो तुम होकर आई हो, आज फिर जाने की बात कर रही हो? श्रीमती राव हंसते हुए बोली। मॉम, मन बार बार वहीं जाने को करता है। अच्छा मॉम, ये बताइए कि हमारा लॉकेट ठीक हुआ कि नहीं? गौरी हंसते हुए बोली। तुम्हारा लॉकेट ठीक हो गया? जाओ देख लो, हमारी ड्रेसिंग टेबल पर रखा है। अच्छा ये तो बता जाओ, आज क्या खाने का मूड है? बना देती हूँ तुम्हारे लिए। मॉम, आप जो भी बनाती हैं बहुत ही टेस्टी होता है, इसलिए आप जो चाहे वो बना सकती हैं, गौरी ने कहा और तुरंत श्रीमती राव के बेडरूम की तरफ बढ़ गई, जहाँ पर उसका लॉकेट रखा हुआ था। लॉकेट को हाथ में लेकर अच्छी तरह से देख रही थी, तभी दोबारा ड्राइंग रूम में उनके फ़ोन के रिंगटोन की आवाज़ आई।
ओहो, अब कितना फ़ोन आएगा। इतना कहते हुए भागती हुई ड्राइंग रूम में पहुंच गई। फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें कुंवर नयन का नाम फ्लैश हो रहा था। हेलो भैया, कौरी चहकते हुए बोली। हेलो प्रिंसेस, नयन ने हंसते हुए कहा। प्रिंसेस, क्या आज हम आपके साथ लंच कर सकते हैं? हो भैया, आज तो हम अपनी मॉम के साथ घर पर ही लंच करेंगे। अपनी मॉम से हमने बनाने के लिए कह दिया। आप कहाँ हैं इस समय? गौरी ने पूछा। हम आज इंदौर में हैं, नयन ने जवाब दिया। भैया, फिर शाम को कॉफ़ी पी सकते हैं आपके साथ, अगर आप शाम तक यहाँ हैं तो। कोई बात नहीं, शाम की कॉफ़ी ही सही। तो बताइए किस समय कॉफ़ी पीने के लिए मिलेंगी और कहाँ? हमें इंदौर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, इसीलिए आप ही तय कर लीजिए कि आपको क्या सूट करता है। ठीक है भैया, हम शाम को 4 बजे सीसीडी में ही मिलते हैं। जैसे ही नयन ने गौरी से बात करके फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, दोबारा फ़ोन की घंटी बज उठी। देखा तो स्क्रीन पर उनकी मॉम नारायणी का नाम फ्लैश हो रहा था। प्रणाम मॉम, कुंवर के फ़ोन रिसीव करते ही कहा। प्रणाम छोटे कुंवर, क्या बात है, आप परसों यहाँ से निकले हैं? कल का सारा दिन आपने फ़ोन नहीं किया, ना ही आज भी। क्या चल रहा है, इतनी लापरवाह कैसे हो गए आप? चिल मॉम, शांत हो जाइए। कल सुबह अंधेरे मुंह उठकर पूजा की, पर 11 तो वहीं बज गए। अरे मॉम, एक बात बताइए, अब इसके लिए भी आपको परमिशन चाहिए? जल्दी बोलिए, क्या बताना है? नारायणी गुस्से में बोली। मॉम, वो लड़की मिली थी हमें मंदिर में, काफ़ी देर हमने बातें की, भोजन भी साथ किया और शाम की चाय पी, फिर वो चली आई। ओह सच में? कहाँ रहती है वो? क्या बातें की आपने, कुछ पता चला कौन है वो? नारायणी उतावले स्वर पे बोली। मॉम शांत हो जाइए, बता रहे हैं आपको। वो इंदौर में रहती है, उनके 2 भाई हैं, मॉम है, और उनके पिता की डेथ लास्ट ईयर ही हुई है। लेकिन मॉम, हमने उन्हें बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व किया, वो बिल्कुल आप जैसी दिखती हैं। बहुत सारी आदतें हैं जो आप जैसी लगती है और कुछ हमारे जैसी। लेकिन इस बात का पता नहीं लगा सके कि वो सच में हमारी प्रिंसेस है या नहीं, और इतना आसान भी नहीं है इस बात का पता लगाना। कोई बात नहीं कुंवर, आप उनके संपर्क में रहिए। उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर कुछ लिया आपने? धीरे धीरे ही बाकी बातों का पता भी लगा लेंगे। आपका कहना सही है एकदम से, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। पहले ये बताएं कि उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर। यस मॉम, हमने उनका फ़ोन नंबर लिया है और आज शाम को हम उनके साथ कॉफ़ी पियेंगे। नयन ने नारायणी की बात काटते हुए कहा। छोटे कुंवर, हम भी आ रहे हैं, आज शाम की फ़्लाइट पकड़ लेते हैं। नहीं मॉम, अभी इतनी जल्दी नहीं, अभी तो हमें ये नहीं मालूम कि वो कौन है। हम यहाँ पर 1-2 दिन और रुकेंगे और उनसे बात करेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। मॉम, आप स्ट्रेस ना लें, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, हम फ़ोन रखते हैं। इतना कहकर नयन ने फ़ोन काट दिया। मिस्टर सिंह, वो लड़की आई या नहीं? सीए कुंवर वीर प्रताप से सीनियर मैनेजर से पूछा। नहीं सर, मिस्टर आज जॉब कंटिन्यू नहीं करना चाहती। अजीब बेवकूफ़ लड़की है। उस लड़की से कहिए कि कंपनी की पॉलिसी में लिखा है कि 3 साल से पहले वो जॉब नहीं छोड़ सकती। अगर छोड़ देती है तो उसे कंपनी को हर्जाना अदा करना पड़ेगा। लेकिन सर, ऐसे तो कोई शर्त नहीं। सीनियर मैनेजर हैरानी से उन्हें देखने लगे। आपसे जितना कहा जाए आप वही करिए। आप इस राव के कॉन्ट्रैक्ट में ये वाला एक क्लॉज जोड़ दीजिए और उन्हें फ़ोन करके कल ऑफिस बुलाइए। आप जाएं और जो हमने कहा है वो करें। सीनियर मैनेजर हैरान परेशान हो उठे, वहाँ से बाहर निकल गए। सही कह रही है वो लड़की, हमारा सीईओ वाकई खड़ूस है। वो मन ही मन सोच रहे थे, इस लड़की का घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। क्या समझती है ये अपने आप को? जरा सी बात के लिए हमारे सामने एटीट्यूड दिखाकर चली गई, हम पर हाथ भी उठाया। ऐसा तो हम होने नहीं दे सकते कि कोई हमारे सामने इस तरह से, वो भी हमारे पिताश्री के सामने। कभी नहीं, वीर प्रताप सोच रहे थे। ठीक 4 बजे नयन कॉफ़ी कैफेडे के सामने खड़े गौरी का इंतज़ार कर रहे थे। करीब 10 मिनट बाद एक मोटरसाइकिल उनके पास आकर रुकी, जिसे गौरी चला रही थी। सॉरी भैया, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए, गौरी ने हंसते हुए कहा। इट्स ओके प्रिंसेस, नयन ने बड़े प्यार से कहा। आप हमें प्रिंसेस क्यों कहते हैं? गौरी ने बाइक पार्क करते हुए कहा। इसीलिए कि हम अपनी, इतना कहते नयन रुक गए। कहिए ना, आप कहते कहते क्यों रुक गए? आपने हमें भैया कहा है ना, तो आप हमारी प्रिंसेस हुई ना। ना जाने क्यों नयन बहन शब्द इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। जैसे वो शब्द को अपनी ज़ुबान पर लाना चाहते उनका दिल भर जाता। अच्छा चलिए अंदर चलते हैं, गौरी ने कहा। दोनों साथ साथ आगे बढ़ गए और कॉफ़ी कैफे के अंदर जाकर काली सीट पर जाकर बैठ गए। आपके परिवार में कौन कौन है? कॉफ़ी और पेस्ट्री का ऑर्डर देने के बाद गौरी ने पूछा। मॉम, डैड, हमारे बड़े भैया, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे और हम। हमारी पत्नी और हमारे 2 बच्चे, छोटा सा परिवार है हमारा। इतना कहकर नयन मुस्कुराए। आपकी कोई बहन? गौरी के मुंह से निकला। नयन ने गौरी की तरफ देखा। उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे।
नयन और गौरी दोनों एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखों से एकटक देखे जा रहे थे। दोनों के दिल बुरी तरह से धड़क रहे थे। एक कहना चाहता था कि तुम ही हमारी खोई हुई बहन हो, एक सुनना चाहती थी कि आप उनकी खोई बहन खो गई है और वो हम हैं। क्या हुआ भैया? काफ़ी देर बाद गौरी ने पूछा। नयन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखते ही रह गई। गौरी सोच रही थी कल भी पूछा था तब भी इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया था और आज भी चुप रहे। गौरी की नज़र नयन के बाएं हाथ पर पड़ी। अपना बायां हाथ आगे लाएं, गौरी ने कहा। कुंवर ने अपने बायां हाथ आगे कर दिया। बोले, क्यों, क्या है इसमें? गौरी ने उनके हाथ पकड़ लिया और उनके ब्रेसलेट को बड़े गौर से देखने लगी। रुद्राक्ष के दाने गिनने लगी। 1 2 3 4 5 और ये 6। आपके ब्रेसलेट में ये 6 रुद्राक्ष होने का कोई मतलब है? हाँ, हमारे 6 बर्थडे पर हम 2 भाइयों के हाथों में 6 रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहनाया गया था। और ये पेंडेंट, इसका क्या मतलब है? ये हमारे रॉयल फैमिली का चिन्ह यानी पहचान है। ओहो, तो फिर जब हमने कल पूछा था कि आपके पास राज परिवार का कोई पहचान चिन्ह है, तब आपने हमें क्यों नहीं दिखाया था? हमने समझा कि आप हमारी आईडी मांग रही हैं, इसीलिए हमने कल आपसे मना कर दिया था। इतना कहकर नयन हंस दिए। गौरी भी मुस्कुरा दी। गौरी ने नयन का हाथ नहीं छोड़ा था, उसे पकड़े बैठी हुई थी। अच्छा, तो ये आपका बर्थडे गिफ्ट है जो आपको आपके 6th बर्थडे पर मिला था? हाँ, कुंवर नयन ने कहा। हमारी एक सहेली थी, उसके पास भी ऐसा ही गोल्ड चेन है, उसमें ये पेंडेंट और रुद्राक्ष भी है शायद। गौरी ने धीरे से कहा। क्या? कौन है वो? कहाँ रहती है? अचानक नयन उतावले होकर बोले। अब तो नहीं मालूम कहाँ है वो। यहाँ स्कूल से ट्रांसफ़र होकर चली गई है, कहीं नहीं मालूम। गौरी जानबूझकर से छुपा गई। उसे श्रीमती राव का ख्याल आ गया था कि अगर उनको पता चला कि हमें हमारा भाई मिल गया है, परिवार मिल गया है, तो कहीं वो परेशान ना हो जाएं। बस इतना ही काफ़ी है कि हमें हमारा परिवार का पता मिल गया। ये जो सामने बैठे वो हमारे भाई हैं। हमारे पास इनका कांटेक्ट नंबर है, हम इनसे बात करते रहेंगे, इनके कांटेक्ट में रहेंगे। हम अपनी मॉम को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और फिर उन्होंने तो हमारा पालन पोषण किया है बचपन से, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। रमन और रजत भैया दोनों हमें बहुत प्यार करते हैं। हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि अपना परिवार मिल जाने पर उन्हें छोड़ दें? क्या सोच रही हैं आप? नयन ने गौरी को सोच में देखा तो पूछ लिया। जी, हम उस लड़की के बारे में सोच रहे थे कि वो कहाँ जा सकती है। हमें तो बिल्कुल भी याद नहीं है क्योंकि हम तो बच्चे थे उस समय। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं उसके बारे में? क्या वो कोई आपके रिलेटिव है? गौरी ने पूछा। वेटर कॉफ़ी और पेस्ट्री लेकर आ गया और उसने सामने टेबल पर रख दी। कॉफ़ी लीजिए, गौरी ने कहा। नयन ने गौरी को ही अपनी बहन समझ रहे थे। ये लड़की कहती है कि इसने किसी और के पास रुद्राक्ष वाला पेंडेंट देखा है। क्या ये सच कह रही है? झूठ कहने का तो कोई कारण ही नहीं है, लेकिन हम तो इन्हें ही अपनी बहन समझ रहे हैं, बिल्कुल हमारी मॉम की शक्ल में, इनकी शक्ल में। अभी भी हम दोनों पास में बैठे हैं तो भाई बहन ही लग रहे हैं। नयन ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, बोला, क्या हम दोनों सेल्फी ले लें? हाँ ज़रूर। गौरी भी नयन के साथ अपनी सेल्फी लेना चाहती थी। नयन अपनी सीट से उठकर गौरी के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गए और दोनों की कुछ सेल्फी उन्होंने खींची। दोनों बैठकर उन फोटोज़ को देखने लगे। अरे देखिए ना, हम दोनों की शक्ल कितनी मिल रही है, बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी लग रहे हैं, गौरी ने खुश होकर कहा। नयन ने व्हाट्सएप मैसेज में नारायणी को फ़ोटो भेजा और लिख दिया कि गौरी का कहना है कि इन्होंने वो रुद्राक्ष वाला पेंडेंट किसी और लड़की के पास देखा है। समझ में नहीं आ रहा कि इनकी शक्ल तो बिल्कुल आप और हमारे जैसी लग रही है, और वो रुद्राक्ष वाला पेंडेंट किसी और के पास है। इसका क्या मतलब है? ये फ़ोटोज़ हमें सेंड कर दीजिए ना, हम भी अपने पास सेव करना चाहते हैं, और जब कभी आपकी याद आएगी तो देख लिया करेंगे, गौरी ने कहा। ज़रूर ज़रूर, अभी हम आपको सेंड करते हैं। इतना कहकर नयन ने खींची हुई सेल्फी के साथ अपनी मॉम की फ़ोटोज़ भी गौरी को सेंड कर दी। यह हमारी मॉम की फ़ोटो है, देखिए, इनकी शक्ल भी आपसे बहुत मिलती है, नयन ने कहा। हाँ, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, ऐसा क्यों है? गौरी ने पूछा। हम सबकी शक्ल जैसी है, शायद तभी हम आपसे मिल पाए। आपकी तरफ हमारा ध्यान गया, नयन हंसते हुए बोले। काफ़ी देर तक दोनों ऐसे ही फ़ोटो खींचते रहे और नयन अपने परिवार की फ़ोटो दिखाते रहे। फिर कॉफ़ी पीकर दोनों एक दूसरे से फिर मिलने का वादा करके वापस लौट गए। जहाँ गौरी बहुत खुश थी कि उसे उसका परिवार मिल गया, वहीं नयन उदास, हैरान, परेशान थे। उन्हें तो उम्मीद थी कि गौरी ही उनकी बहन है, मगर गौरी ने जब बताया कि ऐसा ही लॉकेट और पेंडेंट उसने किसी और के पास देखा है और उस लड़की का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ रहती है, कहाँ चली गई है, तो यह नयन उदास हो गए और उनकी रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो गई जा रही है।